अष्टम भाव हमारी आयु को बताता है, गुप्त रहस्यों को बताता है, तंत्र मंत्र को बताता है और हमारी एज कितनी होगी वो भी बताता है। हमारी मृत्यु का टाइप भी वही बता सकता है। तो जैसे कि हम शेफाली जरीवाला का बर्थ चार्ट देख रहे हैं, वृषभ लग्न का बर्थ चार्ट है और अष्टम भाव में चंद्रमा, केतु और बुध बैठा हुआ। इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी बहुत रहे क्योंकि चंद्रमा पीड़ित थे। यहाँ पे उनको विष दोष भी बना हुआ था। विष दोष? हाँ जी। और हमने देखा कि शेफाली जरीवाला ने एक इंटरव्यू में बोला था कि उन्होंने सुसाइड की कोशिश की थी कुछ सालों पहले। सिद्धार्थ शुक्ला की बात हम करते हैं जी। अचानक से न्यूज़ आती है कि उनकी डेथ हो गई। जब भी राहु और चंद्रमा का योग बनता है ना, तो ये नशा जरूर दिखाता है, वो किसी भी चीज का हो सकता है। सिद्धार्थ जी अपने दिमाग से बातें निकाल ही नहीं पाते थे। बचपन में भी अगर उनके साथ कुछ हुआ होगा तो वो निकाल नहीं सकते थे, ये कंडीशन थी। मंगल ग्रह की अगर आप एज की बात करते हो तो उसकी एज ही यही बताई गई है 27 से 42-45 तक। अब आप देखिए प्लेन क्रैश में भी वही लोग गए। पहली बात तो 28 जुलाई से पहले स्पेशली यही 10-15 दिन के अंदर बहुत बड़ा भूकंप या बहुत बड़ी सुनामी आने के चांसेस बन गए क्योंकि जल एलिमेंट बहुत ज्यादा एक्टिवेट दिख रहा है। अकाल मृत्यु हो रही है, उसका एरिया के वास्तु से भी रिफ्लेक्शन होगा। मैं ये मानती हूँ कि अगर वास्तु घर का ठीक नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। बिग बॉस में हमने एक चीज देखी कि वहाँ पे मिरर बहुत है और मिरर को मैं निगेटिव ऊर्जाओं को आने का रास्ता मानती हूँ। एक तरह के पोर्टल होते हैं। मिरर अगर कहीं गलत जगह से आ रहा है, उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो ये सब चीजें हो सकती है। वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। कभी कभी जिंदगी बिना चेतावनी के थम जाती है। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे अकाल मृत्यु की और जानेंगे क्या कुंडली में मृत्यु के संकेत देखे जा सकते हैं और सबसे बड़ा सवाल कि मृत्यु को टाला जा सकता है। बात करेंगे इस साल की पहले महाकुंभ, पहलगाम अटैक, अहमदाबाद प्लेन क्रैश और सेलिब्रिटी की डेथ देखी। क्या ये साल अकाल मृत्यु की योग लेकर आया है और क्या देखना बाकी रह गया है इस साल में, तो जानेंगे आज के पॉडकास्ट में आज की हमारी एस्ट्रोलॉजर गेस्ट नितिशा मल्होत्रा जी के साथ। तो वेलकम करते हैं नितिशा जी का। वेलकम मैम, थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में हैं। कैसे आप मैम? बिल्कुल बढ़िया, आई होप आप भी अच्छे होंगे अंकित जी। जी मैम बिल्कुल मैम, आपको देखे तो और अच्छे हो गए। चलिए मैम, आज का टॉपिक जैसे हमने कहा अकाल मृत्यु, स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट को। मैम अकाल मृत्यु, बेसिकली सब डरते हैं इस वर्ड से कि कोई नहीं जाना चाहता इस तरीके से, तो हम अकाल मृत्यु के योग हम कैसे पहचान सकते हैं? देखिए, अकाल मृत्यु का होना जी, ये हमारी कुंडलियों में पराशर जी ने, ऋषि भृगु ने सबसे पहले ही लिख दिया था क्योंकि तब भी कि बच्चा पैदा हुआ और वो चला गया, ऐसा तब भी होता था, या जवान चला गया, तो आकस्मिक मृत्यु तो होती रहती है। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा वो नहीं लिया गया। लेकिन ये साल की जो स्थितियां बन रही हैं, जैसे कि आपने प्लेन क्रैश की बात की, जैसे कि आपने पहलगाम अटैक की बात की, और अभी जो चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ों को देखते हुए ये देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इस समय जो कम एज के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। शेफाली जरीवाला जैसे आप बात कर रहे थे अब बात पहले, और सिद्धार्थ शुक्ला जी भी गए, बिग बॉस के बहुत से विनर्स चले गए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डेथ हो रही है वो बहुत कम एज में हो रही है। राइट मैम। अब इसमें आकस्मिक मृत्यु या अकाल मृत्यु का जो भय वो कैसे देखा जाता है? जब हम जन्म कुंडली को देखते हैं तो जन्म कुंडली का अष्टम भाव हमारी आयु को बताता है, गुप्त रहस्यों को बताता है, तंत्र मंत्र को बताता है और हमारी एज कितनी होगी वो भी बताता है। हमारी मृत्यु का टाइप भी वही बता सकता है कि अष्टम ग्रह में अगर कोई ग्रह बैठ जाए तो हमारे साथ कितने लोग होंगे मृत्यु के समय, ये तक निकाला जा सकता है। और थर्ड हाउस, क्योंकि अभी तक जो लोग बात करते हैं वो सेकंड हाउस, सेवेंथ हाउस की करते हैं मार्केश देखने के लिए, लेकिन थर्ड हाउस बताता है टाइप ऑफ डेथ कि जन्म जो मृत्यु होगी वो किस तरह की होगी, कैसे कैसी चीजें आपके साथ घटित होंगी, क्योंकि थर्ड हाउस पराक्रम का है। और सेकंड और सेवेंथ, क्योंकि इसे स्पेशली मार्केश माना गया है, इसके स्वामी का डेथ के ऊपर पूरा कंट्रोल है। अगर आपको मृत्यु देंगे तो अगर इनका कोई कनेक्शन नहीं होगा तो किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। पहली बात, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और इसके अंदर सूक्ष्म दशा, इन चारों का मिलना किसी की डेथ को दिखा सकता है। अब इसमें एक एक चीज़ अगर आप कम करते जाओ कि सूक्ष्म दशा नहीं मिली, अंतर्दशा नहीं मिली, प्रत्यंतर नहीं मिली, तो डेथ की उतनी रेटिंग कम होती जाएगी। जैसे महादशा चल रही है आपके मार्केश की, तो डेथ नहीं होगी, मृत्यु तो कष्ट मिलेगा। अब उसी में ही डबल मार्केश लग जाए, लग्नेश भी आ जाए और राहु शनि क्रूर ग्रह जैसे मंगल है, सूर्य है, ये भी आ जाए, तो परम मार्केश लगने के कारण आपकी मृत्यु हो जाती है। तो हमने जो जो केसेस स्टडी किए हैं वहाँ पे ये देखा कि आपके परम मार्केश लगा हुआ था। परम मार्केश लगे बिना आपकी डेथ नहीं हो सकती।
ओके। दूसरा, जब हम देखते हैं कि डेथ पे जो लग्नेश है वो कमज़ोर हो जाता है, मुख्य ग्रह अगर कमज़ोर हो जाता है तो सडन डेथ के चांसेस बना देता है। राहु का, शनि का, मंगल का, सूर्य का दृष्टि गोचर करना या साथ में बैठ जाना भी आयु को कम करता है। इसी पे अगर चंद्रमा भी शीन बली हो जाए, बुध भी शीन बली हो जाए तो डेथ के चांसेस बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो कुंडलियों में ऐसे बहुत से योग बनते हैं जहाँ पे हम आकस्मिक मृत्यु को योग से जानते हैं। मैम नॉर्मली जैसे कि किसी को कुंडली देखनी नहीं आती, अगर अपनी कुंडली वो ओपन करता है और जैसे कि आपने बताया कि हाउसेस देख सकते हैं, तो क्या हम संकेत देख सकते हैं उसके अंदर नॉर्मली? जी बिल्कुल। नॉर्मली जैसे कि जो इंसान नहीं जानता कुंडली देखना, उस हिसाब से जितना ज्योतिषी देख लेते हैं, तो बेसिकली मैं पूछना चाहूँगा कि मैम कौन सा सबसे पावरफुल या सबसे इम्पैक्टफुल होता है जिसमें अगर हम कहें कि हाँ कि अष्टम भाव आपने बोला, जैसे कि आप बात करें अष्टम ग्रह की बात करते हैं, सॉरी 8th हाउस की बात कर रहे थे, तो मैं ना अभी रिकॉल कर रहा था अपनी कुंडली और मेरा 8th हाउस में शुक्र है। जी, तो जैसे कि आप बोल रहे हैं अब 8th हाउस का शुक्र है तो आपका तुला लग्न है, राइट? आपने बताया। अब तुला लग्न वृषभ राशि का भी मालिक है। मुख्य ग्रह 8th हाउस में गया, हमने ये तो देखा कि मुख्य ग्रह 8th हाउस में जा रहा है, लेकिन वो राशि भी तो वृषभ है, उसी की खुद की राशि है। ओके। अब यहाँ पे उन पर किसी बुरे ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, कौन कौन ग्रह उनके साथ बैठे हुए हैं और अष्टमेश कहाँ बैठा है, यानी मंगल आपका कहाँ बैठा है। ओके। क्योंकि यहाँ पे परम जो मार्केश बनेगा वो मंगल बनेगा तुला राशि वालों के लिए, वो कहाँ बैठा है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी दृष्टि क्या है, क्या उसकी महादशा अंतर्दशा तो नहीं चल रही। ये स्थितियाँ डिसाइड करेंगी कि आपकी आयु या मृत्यु तुल कष्ट आएगा या नहीं। कई बार हमने देखा है कि हमने उपाय करवाए, प्रॉब्लम तो आई, वो मृत्यु तुल कष्ट में निकल गई, कोई हॉस्पिटलाइज हो गया लेकिन वापस ठीक हो गया, या कोई चोट चपाट लगी, एक्सीडेंट हुआ और घर में ठीक हो गया। तो ऐसी स्थितियां भी बनती हैं कि मृत्यु तुल कष्ट आता है लेकिन इंसान बच जाता है। तो वो कंडीशन अप्लाई तब होती है जब लग्नेश की स्थिति के साथ साथ चंद्रमा भी डिस्टर्ब हो जाए, आपके और ग्रह भी लग्नेश को अच्छे से देख रहे हो, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर और सूक्ष्म दशा भी आपके विरोध में आ जाए, तब मृत्यु हो सकती है। इसके बिना मृत्यु का भय नहीं होता। चलो मैम, मैं तो थोड़ा बच सा गया मुझे थोड़ा सा लग गया इसके अंदर। मैम जैसे कि अभी आपने देखा है हम लोगों ने अभी कि रिसेंटली एक सेलिब्रिटी की डेथ हुई, कह रहे हैं कि सब बिल्कुल ठीक रात को अचानक से उनको कार्डियक अरेस्ट आया जी। तो मैम इनकी कुंडली अगर डिस्कस करें हम, तो क्या इनके कुंडली में ऐसे क्या योग बने थे? तो जैसे कि हम शेफाली जरीवाला का बर्थ चार्ट देख रहे हैं, वृषभ लग्न का बर्थ चार्ट है और अष्टम भाव में चंद्रमा, केतु और बुध बैठा हुआ है। ओके। सप्तम भाव में गुरु और सूर्य का गोचर है, जहाँ पे गुरादित्य योग इसे कहा जाता है। छठे भाव में शनि महाराज तुला राशि में उच्च के होकर के बैठे हुए और राहु सेकेंड हाउस में बैठे हैं। अब हमने इनके जन्म कुंडली के साथ साथ एक गोचर कुंडली भी तैयार की कि जिस समय डेथ हुई उस समय इनकी कंडीशंस क्या थी। तो मैंने देखा कि जैसे ये फिल्म इंडस्ट्री में थी, इन्होंने बहुत बड़े बड़े सॉन्ग्स किए, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी रही, बहुत बड़े शो भी किए, बिग बॉस जैसा शो। तो इनके शुक्र की महादशा जब तक चल रही थी, आपने देखा काटा लगा सॉन्ग बहुत हिट हुआ। बहुत छोटी एज में इनका काटा लगा सॉन्ग हिट हुआ। तो इन्होंने बहुत छोटी एज में जो शुक्र की महादशा में, क्योंकि शुक्र इनका मंगल के साथ बैठा, तो बहुत नेम फेम एकदम से कमा लिया। लेकिन आप देखेंगे कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी बहुत रही, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित थे, धनु राशि बन रही है, चंद्रमा केतु का ग्रहण दोष है। और चंद्रमा और बुध जब भी एक साथ होते हैं, जैसे सूर्य और शनि पितृ दोष बनाते हैं, वैसे चंद्रमा और बुध को पितृ दोष से नहीं जाना जाता, लेकिन शुभ श्रेणी में भी नहीं रखा जाता। यानी आपको नसों से संबंधित प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बनते हैं अगर बुध अकेला अष्टम भाव में बैठ जाए, किसी के भी बैठ जाए। पहली बात, अष्टम भाव में बुध बैठेगा, पीएचडी जरूर करवाएगा, या फिर जिस क्षेत्र में आप हो उसकी अच्छी नॉलेज आपको करवा देगा। गुप्त रहस्य जो हमारे जीवन से जुड़े हैं या हम किसी सब्जेक्ट से जुड़े हैं, उससे गुप्त रहस्य निकलवा देगा। तो बुध एक ऐसा प्लैनेट है, क्योंकि बुद्धि और वाणी का कहा गया है, सजगता का कहा गया है, अष्टम भाव में बैठ के बहुत सी अच्छी चीजें देता है। लेकिन चंद्रमा के साथ बैठा था तो मानसिक टेंशन, चंद्रमा नहीं, इमोशंस, क्योंकि वो मन है। और केतु क्या है, केतु के पास सिर्फ धड़ धड़ है, सिर है ही नहीं। तो यहाँ पे बॉडी और मन मिलकर के ग्रहण दोष के कारण जो केतु और मंगल का बन रहा है, ये बहुत डिस्टर्बिंग है, जहाँ पे डिप्रेशन, एंजाइटी, भूत प्रेत बाधा, ये सब भी कहा जाता है। क्योंकि जब भी हम भूत प्रेत वाली कुंडलियाँ देखते हैं, पिशाच दोष की कुंडलियाँ देखते हैं, वहाँ पे चंद्रमा का रिफ्लेक्शन राहु केतु के साथ जरूर बनता है। तो यहाँ पे ऐसे योग बने हुए थे कि इनके आकस्मिक मृत्यु का भय बनता ही था, पहले भी और अब भी। अब क्या हुआ
इनकी शुक्र की महादशा खत्म होते ही इनको सूर्य की महादशा लगी, जिसमें इनकी सेकंड मैरिज हुई है। फर्स्ट इनका डिवोर्स हुआ था, Right. वो शुक्र की महादशा में ही हुआ था। ओके। सूर्य इनका सप्तम भाव में बैठा हुआ वृश्चिक राशि में गुरु के साथ। अब देखिए, पहला डिवोर्स करा के उन्होंने दूसरी शादी करी, वहां पे भी हमें लग रहा है कि दोनों हस्बैंड वाइफ की बहुत अच्छी बन रही है, लेकिन मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं कि बन रही होगी, क्योंकि जो इमोशनली जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, वो मुझे नहीं दिख पा रहा है। वहाँ पे मैं इनके हस्बैंड की कोई गलती नहीं कहूँगी या पत्नी की कोई गलती नहीं कहूँगी, शेफाली जी की। वहाँ मैं ये देखूँगी कि सूर्य का सप्तम भाव में बैठना उस घर को जलाने जैसा होता है। अब सूर्य के नीचे आप 12 बजे जाके खड़े हो जाओ, राइट मैम, तो अब आप जलोगे ही, है ना। तो सूर्य जहाँ बैठता है वहाँ वाला जो हाउस होता है वो डिस्टर्ब करता ही बेसिकली मैंने एक बार एक सुना भी था कि जिस हाउस में सूर्य होता है उसके साथ में जो ग्रह होते हैं उनकी पावर खत्म हो जाती है, क्योंकि वो उनको जला देता है, अस्त हो जाते हैं। राइट, अस्त हो जाते हैं। तो गुरु भी यहाँ पर डिस्टर्ब है, और स्त्री की कुंडली में गुरु का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी होता है ओके, मैरिड लाइफ के लिए। तो एक हमने उनका डिवोर्स देखा, दूसरी शादी देखी, और तीसरा जो डेथ हो रही है वो चंद्रमा की महादशा में हो रही है। चंद्रमा की महादशा में उनको सूर्य मंगल का प्रत्यंतर और अंतर लगा हुआ है, और सूक्ष्म दशा में शुक्र का सूक्ष्म दशा आई थी। तो यहाँ पर जो उनको अटैक पड़ा, अब आप यहाँ पे देखिए हार्ट अटैक हुआ है, तो मंगल सूर्य की महादशा में मंगल का अंतरदशा आई, फिर उसमें प्रत्यंतर बनता है बुध का, और शुक्र का सूक्ष्म अंतरदशा आती है। मंगल इनका उच्च का होकर के भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है, लेकिन थर्ड हाउस को देख रहा है। अब अगर हम ज्योतिष की बात करते हैं तो थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस हमारा हार्ट होता है, दिल होता है, क्योंकि दिल के भी 4 टुकड़े कहे गए हैं, 2 ऊपर के, 2 पार्ट्स, 2 नीचे के। तो अगर हम ऊपर के पार्ट्स को देखते हैं वो थर्ड हाउस से देखा जाता है, और नीचे के पार्ट्स को फोर्थ हाउस से देखा जाता है। तो मंगल थर्ड हाउस को देख रहा है, और चतुर्थेश सूर्य भी वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। अब अगर हम गोचर कुंडली को देखते हैं तो सिंह राशि में मंगल और केतु की युति हुई है, जिस पर राहु की भी दृष्टि है, और शनि से षडाष्टक योग भी बना हुआ है। गोचर कुंडली ये बताती है कि इस समय इनकी डेथ के पूरे चांसेस बने हुए थे। क्योंकि अगर हम सूर्य को भी देखते हैं, सिंह राशि के स्वामी को, वो गुरु के साथ गोचर कर रहे थे इस समय भी, उनके जन्म बर्थ चार्ट में भी सूर्य और गुरु की युति है। और प्रेजेंट में जब उनकी डेथ हुई 27 जून 2025 को, तब भी गुरु सूर्य मिथुन राशि में गोचर करते हुए नजर आ रहे थे, जिन पर किसी भी शुभ ग्रह की कोई भी दृष्टि नहीं थी। तो ये जो योग बन रही है, आकस्मिक मृत्यु के योग बन रहे हैं, और ये चीज घटित होना बहुत स्वाभाविक था। अगर ये नहीं होता तो वो हॉस्पिटल तो जरूर जाती। ऐसे योग बन रहे थे। हाँ, जैसे इनको बताया गया कि आपके कुंडली में ये योग है, अगर ये उस समय कोई अच्छा उपाय लेती तो शायद वो मृत्यु तक ना जाता और हॉस्पिटल से घर आने तक बन जाता, क्योंकि इनकी आयु कम नहीं है। अगर मैं आयु की बात करती हूँ तो वो कम नहीं है, सिर्फ आकस्मिक घटनाओं का भय इनको था, क्योंकि अष्टम भाव एक्टिवेट था। और जिसका भी अष्टम भाव एक्टिवेट हो जाएगा उसकी आकस्मिक घटनाओं का भय होगा। आपके भी जीवन में जो भी होता होगा वो बहुत अचानक होता होगा, क्योंकि मुख्य ग्रह अष्टम भाव में गया है ना। कुछ भी अचानक बन गया, कुछ भी अचानक शुरू हो गया, कुछ भी अचानक खत्म हो गया, कोई भी अचानक मिल गया, तो ऐसा आपके साथ भी होता होगा। मैम, मेरे साथ बिजनेस में होता है, काम में तो बहुत ही ज़्यादा काम है, इतना परेशान हो जाऊंगा कि यार हद से ज़्यादा, कि मैं कहता हूँ यार मेरे से हो नहीं पा रहा, फिर अचानक से खाली तो बिल्कुल ही खाली। हाँ, तो आकस्मिक घटनाएं आपके साथ होती होंगी। अब शुक्र के साथ कोई ना कोई प्लैनेट आगे पीछे होगा, क्योंकि शुक्र सूर्य के ही आगे पीछे रहते हैं, और बुध भी आसपास ही होंगे, तो कोई ना कोई प्लैनेट तो होगा। तो आप कह रहे हैं जो अष्टम 8th हाउस में अगर कोई प्लैनेट है तो ऐसी चीज, सडन चीजें बहुत सारी हो सकती हैं। सडन चीजें बहुत, कोई अचानक दोस्त मिल गया, अचानक से लाइक कोई डील मिल गई, कुछ भी। ये बर्थ चार्ट आप जरूर स्क्रीन पे भी लगा दीजिएगा, क्योंकि लोगों को समझ में आए कि ग्रह दशा क्या बन रही थी। क्योंकि छठे भाव में जो शनि है उसकी दृष्टि भी अष्टम भाव पर चंद्रमा पर है। सिर्फ केतु और चंद्रमा की युति के साथ कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे उनको विष दोष भी बना हुआ था। विष दोष? हाँ जी। और हमने देखा कि शेफाली जरीवाला ने एक इंटरव्यू में बोला था कि उन्होंने सुसाइड की कोशिश की थी कुछ सालों पहले। तो डिप्रेशन, एंजाइटी तो उनको खूब रहती ही थी। गुस्सा भी, आक्रोश भी एकदम से आ जाता और था। चंद्रमा एक ही हाउस में, और शनि की दृष्टि भी है विष दोष। विष दोष में जातक सुसाइड करने के चांसेस बनते हैं। अगर विष दोष कुंडली में बन जाए तो ऐसे जातक सुसाइड करने की कोशिश जरूर करता है।
स्पेशली जहर पीकर या फांसी लगाकर या कोई ऐसे चीज़ पीकर, जैसे आपने सुना कभी किसी ने फिनाइल पी ली, किसी ने तेजाब पी लिया, अचानक से। किसी ने कोई चूहे मारने की जहर खा ली, ये इनकी कुंडलियों में योग होते हैं और ये बच गई। क्यों बच गई? उस समय इनकी महादशा और अंतरदशा ने इनको फेवर कर दिया। ओके। तो महादशा अंतरदशा में आपका सुसाइड अटेम्प्ट भी आपको बचा सकता है, और वहीं पे महादशा अंतरदशा अगर फेवर में नहीं है, विरोधियों की आ गई, तो फिर वो चीज़ें घटित हो गई, जैसे हार्ट अटैक। ये कार्डियक अटैक तो लोगों को अक्सर आते रहते हैं। राइट मैम, बहुतों के साथ होता है। बहुत लोग बच जाते हैं और अच्छी अच्छी एज के लोग बच जाते हैं, राइट, है ना, भगवान सभी को बचाए। लेकिन ये जो कार्डियक अटैक था, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, बचा जा सकता था। मैम हमें वही लगता है कि इतनी फिट, मतलब आजकल और किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर मैक्सिमम तो लोग इसलिए मर जाते हैं ना कि उनको सही से इलाज नहीं मिल पाता। बिल्कुल। बहुत लोग होते हैं कि हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल लगा कि नहीं इतनी पे करना है, हमारे पास पैसे नहीं है, इन पे किसी चीज़ की कमी है। हाँ। और तब भी ऐसा हुआ। और उनके हस्बैंड भी कोऑपरेटिव, जो उनको ले जाने वाले या पूछने वाले, तब भी वो नहीं बच पाए। और इतना फिट इंसान बेसिकली, वो भी हार्ट तो नहीं समझ में आती है चीज़ें। देखिए, मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू एक बात जरूर बोलना चाहूँगी। जो लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज करके वो फिट है, उनको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। देखिए, हमारी बॉडी पहलवान बनने के लिए तो नहीं बनी है, वो उनका काम है, वो पहलवानी करते हैं, वो खाते भी उस स्टाइल का है। हम लोग क्या करते हैं, जिम जाते हैं और हमारा प्रोटीन शेक, बहुत सी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, जो सबसे गलत है। अगर आप पहलवानों से पूछो तो वो क्या खाते हैं, मक्खन, घी, अंडे, मांस, वो सब चीज़ें अपने हिसाब से लेते हैं कि कितना प्रोटीन लेना है, कितना घी मक्खन, वो घी मक्खन छोड़ते नहीं है। जी, जी, आजकल के यूथ में क्या है, उन्होंने घी मक्खन तो छोड़ ही दिया। राइट। और इनको बुद्ध की समस्या भी थी, तो जो नसें हैं वो भी तो कमज़ोर थी ना इनकी। और दूसरा, प्रोटीन शेक सबसे हार्मफुल है। जितनी भी आप आर्टिफिशियल चीज़ें देख रहे हो वो सब हार्मफुल है। सत्तू का पानी या मूंग की दाल के स्प्राउट, वो खाएं बच्चे, क्योंकि ये जो आजकल जो फिल्म इंडस्ट्री या जो हीरो हीरोइंस दिखा रहे हैं हमारी इतनी अच्छी बॉडी, हम इतना सुंदर दिखते हैं, ये यूथ पर क्या असर डाल रही है? ये बहुत बुरा असर डाल रही है, क्योंकि यूथ के मन में क्या आता है कि कितने ब्यूटीफुल है, इनकी फिजिक कितनी अच्छी है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो जो खा रहे हैं वो जहर है। राइट। क्योंकि प्रोटीन भी अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपकी ब्लॉकेज तो होंगी, ब्लड तो गाढ़ा होगा। तो ये सब होने के चांसेस आपके प्रोटीन शेक, जो आजकल आप आर्टिफिशियल विटामिन, आर्टिफिशियल चीज़ें ले रहे हो, उससे भी बनता है। आजकल के बच्चे, हम चुकंदर नहीं खाएंगे, हम आंवला नहीं खाएंगे, हम ये अचार नहीं खाते, हम वो दही नहीं खाते, हम ये खाते हैं, हम कर्ड, हैंग कर्ड खाते हैं। आपको पता है जो दही का पानी है वो कितना पावरफुल है? दही से भी ज़्यादा पावरफुल तो उसका पानी है। तो हैंग कर्ड खा के तो आपने उसकी सारी ताकत तो खत्म कर दी। राइट मैम, बेसिकली ना मैं तो इसमें शायद जो पेरेंट्स हैं उनको ब्लेम करूंगा कि उन्होंने बहुत चीज़ें कर ली हैं कि नहीं बच्चों को ऐसा देना है, बच्चों को। देखिए, पेरेंट्स की गलती तो है ही है, लेकिन बच्चा जो देख रहा है एड्स को, जो आजकल अपने उनको देख रहा है, हीरो हीरोइंस को, उनके जो एक्टर हैं उनको देख कर भी तो अट्रैक्ट होते हैं ना बच्चे कि हमें भी ऐसी बॉडी बनानी है, हमें जिम जाना है, हमें सुंदर दिखना है, हम ये केमिकल फेस पे लगा लें, ये वाला बोटॉक्स करवा दें, ये इंजेक्शन लगवा लें। आजकल देखिए स्किन थेरेपी में कितने इंजेक्शंस, कितनी थेरेपी ऐसे की जा रही है जो स्किन के अंदर इनबिल्ट की जाती है इंजेक्शन के थ्रू। ये सब गलत है अगर देखा जाए। हाँ जी, और मैम कहा जा रहा था कि इनकी जो शेफाली जरीवाला की डेथ का एक कारण ये भी था बिकॉज शी वाज टेकिंग अ ब्यूटी ट्रीटमेंट। राइट। और कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में केमिकल इम्पैक्ट कर ही रहा है, हार्म दे ही रहा है, आज नहीं तो कल दे ही रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपका बुद्ध डैमेज है, नसें डैमेज है, तो आप जितनी भी चीज़ें इंजेक्शन के थ्रू डाल रहे हो वो पहुंच तो नहीं रहा। इंजेक्शन से वो चीज़ें ट्रैवल ही करके तो वहाँ तक जाएंगी ना, तो ट्रैवलिंग तो हो नहीं रही। और वैसे भी जितने भी ये जो ट्रीटमेंट है फेस के लिए या बॉडी के लिए जो किए जा रहे हैं, जो इंजेक्शन के थ्रू किए जा रहे हैं, ये गलत है। आप उनको विटामिन्स दे दो, अच्छे ताकत की चीज़ें खाने को बोलो, अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जीने को बोलो। आयुर्वेद जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनका फेस देखिए कैसे चमकता था। राइट। तो आपकी ब्यूटी आपका साधना भी बढ़ा सकती है। आपकी ब्यूटी आपका आयुर्वेद से अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो, दिनचर्या, वो भी बढ़ा सकती है। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि जितने साधु संत लोग हैं जो आयुर्वेद को फॉलो कर रहे हैं, जो अपनी दिनचर्या को बहुत बैलेंस रखते हैं, वो बहुत फेस शाइन कर रहा होता है, सुंदर स्किन होती है उनकी, तो वो भी तो ब्यूटीफुल दिखते हैं ना। और एज को कम करना, ये तो आज की बातें हो गई कि जेलेटिन लगा दिया या ये दे दिया वो दे दिया, आपका रंग साफ हो रहा है या आप
एजिंग इफेक्ट हटा रहे हो, तो ये गलत है ना। राइट मैम। आज नहीं तो वो कल आप पे अटैक करेगी वो चीज़। कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा लोगे अपनी बॉडी में, आप पानी भी ज़्यादा पी लो तो वॉमिट हो जाती है, आप भोजन भी ज़्यादा खा लो तो पेट खराब होगा या वॉमिट होगा। आजकल के लोग ये सब चीज़ें बहुत कर रहे हैं। लोग कहते हैं हम लोग कितने हेल्दी हैं, हम लोग कितना हेल्दी भोजन करते हैं। मैं कहती हूँ आप हेल्दी भोजन करते ही कहाँ। आप तो वही जो टीवी सीरियल्स में देखा कि हम तो ये वाला सैलेड खा रहे हैं, हम तो वो खा रहे हैं। आपके इंडिया में क्या आ रहा है, आपके आसपास क्षेत्रों में क्या उत्पन्न हो रहा है, आप वो चीज़ें खाओ ना। राइट मैम। है ना। अब बाहर के लोगों को फ्रिज क्यों यूज़ करना पड़ा, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ऐसा था, उनको चीज़ें मिलती नहीं थी। हमारे पास तो सब कुछ, सब्जी मंडी आसपास है, फल आसपास मिल रहे हैं, लेकिन लोग उसका यूज़ नहीं करते। तो गलती पेरेंट्स में भी है और बच्चों में भी है, क्योंकि बच्चे जिद बहुत करते हैं, जहाँ पे पेरेंट्स को झुकना भी पड़ता है। तो आज पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट और बच्चों से भी कि ये आर्टिफिशियल चीज़ें लेना बंद करें। हमारे दालों में, हमारे सत्तू में बहुत से प्रोटीन्स और बहुत से विटामिन्स हमारे फलों में पाए जाते हैं, उनको लीजिए। राइट मैम। मैम जैसे कि अभी ये बात कर रहे थे ना, आप कुंडली की बात कर, उसमें आपने एक वर्ड यूज़ किया था विष दोष। तो मैम क्या ये इंसान पहचान सकते हैं अगर हम बेसिकली हम कहें, क्योंकि मैम मुझे ना लगता है कि आज की जनरेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लग गई है, छोटी छोटी बात पे पैनिक हो जाते हैं जी। 20-21 साल का बच्चा, मुझे लगता है 18-20 साल का बच्चा, वो समझता है कि उसने दुनिया देख ली है, उसको लगता है कि ना मेरी लाइफ खत्म होने की हो रही है। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ पॉडकास्ट के अंदर, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो देखते हैं और उनको नहीं पता मैम, सच में नहीं पता। मैं खुद शॉक होता हूँ कि मुझे ना मैम बहुत सारे मैसेज करते हैं लड़के कि प्लीज़ लाइक बहुत सारे पॉडकास्ट करो, वशीकरण करवा दो मेरी, मैं मर जाऊँगा, ये हो जाऊँगा मुझे। आपकी ज़िंदगी में बहुत पड़ा, मरना तो माँ बाप के लिए मरो, अब करना तो उनके लिए करो, कुछ करना है तो आप इन चीज़ों में। और कई लोग सेट कर भी लेते हैं। आप अंकित जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कई से अभी आपने देखा मैम, कई सारे आफ्टर मैरिज वो डिप्रेस होके सुसाइड कर ले रहे हैं। तो मैम हमने कहा विष दोष सुसाइड में देखा जाता है। तो मैम मैं चाहूँगा कि अगर आप मुख्य ग्रह बता सकें, मुख्य चीज़ बता सकें, ताकि जो पेरेंट्स देख रहे हैं या जो गार्डियंस देख रहे हैं वो समझ सकें हाँ यार कि हमारा बच्चा सेफ है। शायद हमारे पेरेंट्स मैम हर साल ना बर्थडे के दिन या कभी ना कभी 1 साल के दिन बच्चों की कुंडली दिखाते थे, शायद सबके दिखाते होंगे, इसी वजह से कि उनकी चीज़ें देखते रहे। आज तो लोगों ने देखना ही बंद कर दिया। देखिए, पहली बात तो मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू ये बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चे के जन्मदिन पर वार्षिक कुंडली बनती है, आपके जन्मदिन पर वार्षिक कुंडली बनती है, उसको ज़रूर दिखवाएं। क्योंकि इस साल क्या होगा वो आपकी वार्षिक कुंडली बताएगी। लोग कहते हैं न्यू ईयर का राशिफल देख लो, पता चल जाएगा। न्यू ईयर का राशिफल आपको कुछ नहीं बता सकता, जो आपकी वार्षिक कुंडली बता सकती है। तो अपने वार्षिक कुंडली को ज़रूर दिखवाएं। दूसरा, जो लोगों को सुसाइड या इन सब चीज़ों से डर है, जैसे कि आपने बोला, अपने बच्चों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को और लग्नेश की स्थिति को ज़रूर देखो। लग्नेश तो किसी को शायद ना भी समझ में आए, लेकिन चंद्रमा समझ में आ जाएगा। चा लिखा होगा या मून लिखा होगा, ठीक है। मून पर अगर शनि की दृष्टि है, यानी 180 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, क्योंकि जो 180 डिग्री है वो 7th दृष्टि डालेगा, 45 तीसरी दृष्टि डालेगा, तो आपको विष दोष बनेगा। अगर चंद्रमा पर किसी भी बुरे ग्रह की दृष्टि है, राहु की, केतु की, शनि की, अब वहाँ पे 180 डिग्री आप देख लो, ताकि 7वें तो नहीं बैठा हुआ या 7 में तो नहीं बैठा हुआ, यानी चंद्रमा के साथ शनि, राहु, केतु ये सब साथ में ना बैठे हो, नहीं तो विष दोष बनेगा। और अगर ये दोष बना, क्योंकि सिर्फ विष दोष की बात नहीं है, राहु और चंद्रमा भी ग्रहण दोष बनाते हैं, केतु और चंद्रमा भी ग्रहण दोष बनाते हैं, और केतु और चंद्रमा को तो प्रेत दोष भी कहा गया। क्योंकि मैं आपको बहुत सही लैंग्वेज में बोलूं कि जब हम लोग पिशाच कुंडलियां देखते हैं, पिशाचित योग कहा जाता है शनि और राहु का मिलना, लेकिन जो पिशाच से मरने वाले लोग हैं, जिनको हम भूत प्रेत बाधा से जाने वाले लोग कहते हैं, उनकी कुंडलियों में चंद्रमा और केतु की युति पाई गई है। चंद्रमा और केतु की युति, अगर वो चाहे सेम हाउस सामने में है, बैठ जाओ, सेम हाउस में बैठ गए, तो पक्का ये युति बहुत खतरनाक है। तो डिप्रेशन, एंजाइटी देती ही देती है। ऐसे लोगों को फील होता है कि उनका जीवन ही खराब है। और ये क्यों हो रहा है? पहले के लोग एक गांव या एक ब्लॉक में या एक मोहल्ले में रहते थे, वो एक मोहल्ले के लोगों को जानते थे, एक स्कूल के लोगों को जानते थे। आज हम सोशल मीडिया के थ्रू सबकी लाइफ जानते हैं। उसके पास ये वाली गाड़ी है, उसके पास 4 करोड़ की गाड़ी है, उसके पास 15 करोड़ की गाड़ी है, उसका बंगला देख लो। तो आज हम लोगों में महत्वाकांक्षाएं फालतू की बढ़ रही हैं। आज बच्चा खुद को नहीं देखता कि वो क्या लेवल पे है, वो देख रहा है कि एल्विश यादव तो इतना ऊपर चला गया, कैसे चला गया, देखो नॉर्मल वीडियोस बनाता था, आज इतना कमा रहा है। या जो भी अब यूट्यूबर्स हैं, उनको देख के एक महत्वाकांक्षा जाग रही है। तो वो सुसाइड, ये सब टेंडेंसीज तो लाएगा ना। उसको उसकी गर्लफ्रेंड मिल गई क्योंकि उसके पास पैसा था,
क्योंकि उसके पिता के पास पैसा था। तो ये दिक्कतें तो बढ़ेंगी ना। तो सोशल मीडिया जितना हमारे लिए अच्छा है उतना हमारे लिए बुरा भी है। हाँ जी मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। और मैम मैं इसमें एक चीज़ बिल्कुल ऐड करूँगा कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है पेरेंट्स की भी गलती है। जो ये जनरेशन, जो बच्चे ऊपर हैं, उनको ना उन्होंने इतना ज़्यादा पैम्पर कर दिया गया है। हमारे पेरेंट्स तो मैम सच बता रहा हूँ, मेरे फादर थे, वो इतने स्ट्रिक्ट थे। एक आवाज़ लगाते थे, मॉर्निंग उठना है, ठीक है, नहीं है बोतल जो होती है ना पानी की बोतल, वो पूरी पलट देते थे। और हमारे फादर की एक आवाज़ से ना हम सुबह 5:30-6 बजे उठ के बैठ जाते थे कि पढ़ाई करनी है। हम आज के बच्चे तो प्लेट ही नहीं उठाते, कि पेरेंट्स पहले ही हो आते हैं कि नहीं प्लेट उठा लो बच्चे की। स्कूल का बैग लेकर आ रहे पेरेंट्स, उनका बच्चे को इतना पैम्पर कर दिया है तो जिद तो बनेगा ही बनेगा आगे वो। देखिए, अगर आप इस बात को सही से समझें तो इसका मुख्य कारण क्या है? मैम हमारा न्यूक्लियर फैमिली में आ जाना। पहले के लोग कैसे होते थे? जॉइंट फैमिली में रहते थे। अगर बच्चे को दादी डांट रही है या चाची प्यार कर रही है या बुआ डांट रही है तो माँ कुछ नहीं बोलती थी, या बहुत ज़्यादा जहाँ पे प्रॉब्लम्स होती थी वहाँ माँ कुछ बोलती थी। अदरवाइज़ क्या होता था कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सी चीज़ें करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, एक स्त्री, एक पुरुष और एक बच्चा या 2 बच्चे, हमारे पास टाइम उतना ही रह जाता है। मैंने जॉब करी, अपने बच्चों के पास गई, तो बच्चों से प्यार आएगा ही आएगा। अब जब आपके अंदर एक भावना आ जाती है ना, मैंने अपने बच्चे को पूरा दिन छोड़ा है, तो आप पैम्पर करोगे। जब आपको लगेगा बच्चा फैमिली में ही तो था, दादी या नानी या मासी या बुआ के पास ही तो था, तो आपके अंदर पैम्परिंग की भावना आएगी नहीं। तो पहले के, मेरी मम्मी भी जॉब करती थी, हमें दादी चाची सबके पास छोड़ा जाता था, बुआ के पास, वो भी हमें पीटते थे, मम्मी भी कई बार पीट लेती थी, प्यार भी बहुत मिला, तो हमें सब कुछ मिल रहा था। आजकल के बच्चों को वो चीज़ें क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज़ में विभाजन हुआ है। और मैं लोगों को आज भी ये बात बोलना चाहूँगी, सिर्फ अमीर बनना ऐसा कुछ नहीं होता। अमीर बना तभी जा सकता है जब बहुत से लोग जुड़कर एक साथ काम करें। जब हस्बैंड वाइफ कमा के अच्छी जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, तो भाई, बहुत से भाई कमा करके उस घर को बंगला नहीं बना सकते। तो ये भाइयों को सोचना चाहिए कि छोटी मोटी बातें जैसे हम बचपन में अवॉइड कर दिया करते थे, वैसे बड़े होके भी अवॉइड करें। शादी के बाद क्यों ऐसा होता है कि भाई बात सुन ही नहीं सकता? स्पेशली अनमैरिड वाला जो होता है ना, वो मैरिड भाई की नहीं सुन सकता, या मैरिड भाई के ऊपर भी वो आ जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, छोटे वाले को कुछ नहीं कहा जा रहा, मेरे को कहा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें बढ़ती हैं, तो ये एक दोष आता है। दूसरा, मैं पेरेंट्स को ये कहूँगी कि पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि बच्चा आपका देख क्या रहा है, क्या कर रहा है, और उनको इतना पैम्पर ना करें कि रुई की तरह बना दे। और आपको एक बात और क्लियर करूँ कि भविष्य मालिका में एक चीज़ लिखी गई है जहाँ पे लिखा गया है कि गऊ जब अपने बछड़े को चाट के उसकी खाल उखाड़ देगी, मतलब इतना प्यार कर देगी, तब कलयुग शुरू हो जाएगा। और आज वही हो रहा है। पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं कि उनका प्यार ही उनके लिए जहर बन चुका है। राइट मैम, उनकी मृत्यु का योग बना देता है, इतना पैम्परिंग। तो ये गलत तो है ही। हाँ जी मैम रिसेंटली अभी 2 साल पहले एक और सेलिब्रिटी की डेथ हुई थी, जिसको हमने काफ़ी, पूरा देश ही सदमे में था उस वक्त कि हाँ, अचानक से, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था ये चीज़। सिद्धार्थ शुक्ला की बात हम करते हैं जी। बिल्कुल फिट बॉडी बिल्डर, बहुत अच्छा, बिग बॉस में बिल्कुल वो अकेले सिंगल उन्होंने चीज़ें करी हैं अपने हैंड पे, मतलब अकेला कोई टीम में नहीं थे, और अचानक से न्यूज़ आती है कि उनकी डेथ हो गई। देखिए, मैं आपको पहले तो बताऊं, बिग बॉस मैंने सारे शो देखे हैं, पहले से लेके 13 तक, और 13 जो बिग बॉस था 13 वो मेरा फेवरेट रहा। उसके बाद वो कहते हैं ना, सबसे अच्छी चीज़ देख लो तो आपको अब कुछ अच्छा ही नहीं लगता। उसके बाद वाले बिग बॉस शो मुझे अच्छे ही नहीं लगे, और मैंने पूरे देखे भी नहीं। मैं ये सच बोल रही हूँ। तो मैं तो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, स्पेशली शहनाज जी की। हाँ, बहुत लोग फ़ैन है। और सिद्धार्थ शुक्ला की भी अभी हमने बर्थ चार्ट जो देखा, वो कुंभ लग्न का बर्थ चार्ट है। कुंभ लग्न में शनि अगेन जुपिटर के साथ अष्टम भाव में बैठे हुए। तो यहाँ पे हमें आकस्मिक मृत्यु में बार बार क्या मिल रहा है? अष्टम भाव। अष्टम भाव सडन चीज़ों का घोतक होता है। सडन चीज़ें जो दिखाता है ना, वो अष्टम भाव ही दिखाता है। तो शनि गुरु के साथ बैठा हुआ है, और गुरु के साथ जब भी शनि बैठ जाता है ना, तो आप देखेंगे कई लोगों को कई चीज़ों की बड़ी दिक्कत होती है कि ये चीज़ साफ रखो, ये टेबल ऐसा क्यों पड़ा है, ये ऐसा क्यों पड़ा है, जिसको आज लोग OCD कहते हैं। वो OCD नहीं है। शनि और गुरु जब भी बैठता है तो जातक में ये चीज़ें आती हैं। आप ऐसा मत करो, आप वैसा मत करो। ये कोई डांटना या झपटने वाली बात नहीं है, ये उनका थॉट ऑफ माइंड होता है। क्योंकि शनि न्याय है, ज्ञान है, नॉलेज है, और गुरु भी ज्ञान और नॉलेज है। जब आपके पास नॉलेज बढ़ जाएगा, न्याय बढ़ जाएगा, तो आप में ये चीज़ें आएंगी। और आपने बिग बॉस के शो में क्या देखा कि सिद्धार्थ जी भी कई चीज़ों पे बड़ी जल्दी ट्रिगर होते थे,
है ना। तो ये शनि और गुरु एक साथ बिठाकर ट्रिगर करता है। पहला, छठे भाव में राहु बैठा हुआ है, हमने उनकी लाइफस्टाइल से एक चीज, 6th हाउस में राहु बैठा है, एक चीज और क्या देखी, वो हारना पसंद नहीं करते थे, राइट, है ना। तो छठे भाव में जब भी राहु बैठता है तो शत्रु हंता योग बनाता है। और 6th हाउस किसका माना जाता है मैम? शत्रु, रोग ऋण शत्रु का। Okay. तो शत्रु हंता योग बनाता है, यानी उनके शत्रु उनसे हारेंगे। आपने देखा कि बिग बॉस से पहले भी वो एक शो जीत के आए थे, ठीक है, Right. तो वो जीतते थे और उनको जीतना पसंद भी था। अब सूर्य और बुध उनके 10th हाउस में बैठे हुए, आपने देखा कि उनका नेम फेम बहुत ज़्यादा था, बालिका वधू से, फिर उन्होंने एक शो जीता, फिर बिग बॉस जीता, और बिग बॉस 13 में तो कमाल ही हो गया, जो उनके फैन फॉलोइंग थी वो बिल्कुल चरम सीमा पर बिल्कुल थी। मैम, हाँ जी। तो 10th हाउस में सूर्य और बुध ने उनको बहुत नेम फेम भी दिया। शुक्र तुला राशि में बैठा हुआ है और भाग्य में बैठा हुआ है, और एक्टिंग इंडस्ट्री में वो रहे। अब अगर हम चंद्रमा को देखते हैं तो केतु के साथ 12th हाउस में गोचर कर रहा है। Okay. इनकी कुंडली में भी ग्रहण दोष था, एंजाइटी, डिप्रेशन, ड्रग तक ये लेते थे। चंद्रमा और राहु जब भी एक साथ होते हैं तो नशे की आदत भी देखी गई है, जहाँ Okay. पर हमने नशे की बहुत से सप्लीमेंट्स या बहुत सी दवाइयाँ ऐसी देखी। अब जैसे कुछ लोग, एक किसी सज्जन से मैंने पूछा आपका राहु चंद्रमा एक साथ है तो आपको कोई आदत होगी कोई नशे की, तो वो बोले मुझे कोई नशे की आदत नहीं है। मैं कहती हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता आपके बर्थ चार्ट में। कहते, मैंने कहा डिप्रेशन है, कहते हैं हाँ है। मैंने कहा एंजाइटी है, उलझन होती है, डर लगा रहता है, बिजनेस अच्छा होगा नहीं, उनको बिजनेस से संबंधित डर था। तो मैंने कहा क्या नशा करते हैं आप? कहते कोई नशा नहीं करता। तो उन्होंने बोला कि मैं डेली रात को एक पूरा खांसी का सिरप पी के सोता हूँ। और आपको पता है पुदीन हरे से भी लोग आजकल रिलैक्स हो जाते हैं। अच्छा। एक पूरा पुदीन हरे की बोतल भी एक इंसान को सुला सकती है। ये मुझे नहीं पता था, मुझे भी उस सज्जन से मिलने के बाद ही पता चला कि ऐसी ऐसी चीज़ें लेते हैं लोग। तो जब भी राहु और चंद्रमा का योग बनता है ना, तो ये नशा ज़रूर दिखाता है, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। Okay. अब अगर हम बच्चों में देखें, आपने बच्चों में देखा कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा लेनी शुरू कर देते हैं, पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, या मोमोज। आज की कंडीशन क्या बन रही है, राहु बहुत एक्टिव प्लैनेट है, क्योंकि कहते हैं ना कलयुग चल रहा है, कलयुग का देवता ही, राजा ही राहु है। और आपने बच्चों में देखा है वो एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं। अगर खेलना है तो यही खेलना है, खाना है तो यही खाना है, पहनना है तो यही पहनना है, और नीले काले रंग के कपड़े बढ़ते जा रहे हैं, है ना। आजकल आप देखिए, पहले चप्पलें काली होती थी, आज शू को या चप्पलों को अलग अलग रंगों में दिखाया गया है। स्पेशली मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू ये बोलूँगी कि चप्पलों का रंग पीला, गुलाबी, लाल नहीं होना चाहिए। ये शुक्र के, गुरु के रंग हैं, और जब आप इन्हीं के रंगों की चप्पलें या शू पहनना शुरू कर दोगे तो आपको कहाँ से ज्ञान और विलासता मिलेगी, कहाँ से सुख मिलेगा। व्हाइट शूज पहन सकते हैं मैम? व्हाइट शूज, देखिए आपकी कुंडली में अगर विष दोष है, आपने जितेंद्र जी को देखा, जितेंद्र जी की कुंडली में विष दोष है, और उनको व्हाइट शू कितना सक्सेस पहुंचाते हैं। जिनकी कुंडली में विष दोष है, आपने पूछा था विष दोष कैसे देखें, शनि और चंद्रमा एक साथ बैठ जाए या 180 डिग्री पर विष दोष है, आप सफ़ेद शू पहनना शुरू कर दो, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। स्पेशली विष दोष वाले अगर सफ़ेद शू पहनते हैं, शनि क्या है, पैर, चप्पल, आपने चंद्रमा यानी सफ़ेद रंग, आपको सक्सेस मिल जाएगी। अदरवाइज दूसरे लोगों को कभी भी सफ़ेद शू नहीं पहनने चाहिए। हाँ, कभी एक दो पार्टी से आप पहन के जाइए, पूरा टाइम मत पहनिए। आपने जितेंद्र जी को देखा, उन्होंने हर सॉन्ग में, हर मूवी में वाइट शू पहना हुआ है, जबकि और कोई एक्टर इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ वाइट शू पहन के जितना जितेंद्र जी हुए, क्योंकि उनकी कुंडली में विष योग था। और मैम इनकी कुंडली में आपने कहा कि हाँ जी, इनकी कुंडली में भी चंद्रमा, केतु और राहु की वो होने की वजह से शेफाली जी भी थोड़े से वो लेते थे नशे की चीज़ें, अल्कोहल वगैरह। और सिद्धार्थ जी के साथ तो केस भी हमने देखा कि वो बहुत सी नशे में रह के उन्होंने बहुत से केसेस भी उनके ऊपर हुए थे। तो ये इनके योग था। तो मानसिक डिप्रेशन बहुत था, क्योंकि 6वां, 8वां और 12वां घर पीड़ित मानसिक डिप्रेशन को दिखाता है। और दूसरी बात एक बहुत ध्यान से देखी जाए कि चंद्रमा को कैश फ्लो भी कहा गया है। चंद्रमा जब भी पीड़ित होता है, ऐसे लोगों के पास पैसा होते हुए भी पैसे की टेंशन बहुत रहती है। शेफाली जरीवाला के केस में हमने राहु को 2nd हाउस में देखा। 2nd हाउस है ही धन का, वाणी का, परिवार का। तो परिवार से सपोर्ट नहीं मिल रहा, धन की टेंशन लगी रहती है, ज़्यादा धन चाहिए। और उनके बहुत से इंटरव्यूज़ में हमने मनी को लेकर के उनके थॉट सुने कि हाँ, वो पैसे को लेकर बहुत सेंसिटिव थी कि पैसा बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आप देखिए कि उनको गुस्सा आ जाता था तो वो कुछ भी बोल देती थी। तो राहु जब 2nd हाउस में बैठता है तो आपकी वाणी को दूषित भी करता है और मीठा भी करता है, क्योंकि राहु छलावा है, तो छलने के लिए मीठा, और गुस्सा आ गया तो एकदम टेढ़ा। इनके साथ क्या है, केतु और चंद्रमा 12th हाउस में है,
जो 12th हाउस है ना, वो हमारा दिमाग है, मेमोरीज रखने का दिमाग। ओके। सिद्धार्थ जी अपने दिमाग से बातें निकाल ही नहीं पाते थे। बचपन में भी अगर उनके साथ कुछ हुआ होगा तो वो निकाल नहीं सकते थे, ये कंडीशन थी उनकी। बेसिकली दिल हल्का नहीं कर सकते थे, या फिर हाँ, दिमाग के अंदर कोई बुरा चलता ही लगे रहता था, क्या चलता ही रहता था। आप देखिए उनके दिमाग में चलता ही रहता था कुछ ना कुछ। आपने बिग बॉस शो में भी देखा कि उनके पैरों की, हाथों की मूवमेंट से दिमाग में चल रहा है। तो मैं जब उनकी कुंडली का विश्लेषण कर रही थी, मैंने ये बात को बहुत अच्छे से फील किया कि वो बचपन से लेके आज तक जब भी ट्रिगर हुए होंगे, वो आज तक उस बात को निकाल नहीं पाए। और आप देखिए जिनको भी मानसिक अवसाद या उलझने या डिप्रेशन, एंजाइटी होते हैं, वो निकाल नहीं पाते बातों को। भले ही उनको एक अच्छा काउंसलर मिल जाए तब वो निकाल दे, लेकिन ये लोग बातों को रखते हैं। प्रॉब्लम इनके साथ यही है कि आप अपनी मन को, बातों को रिलैक्स करके ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि जीवन प्रयत्नशील है, आगे आगे परिवर्तन होता रहेगा और आप बढ़ते रहोगे। जो लोग बातें रख लेते हैं ना, उनको एंजाइटी, डिप्रेशन होता है। तो आप लोग भी एंजाइटी, डिप्रेशन से बचना चाहते हो तो बातें मत रखो अपने अंदर, निकाल दो। किसी से भी बोल दो, मित्र से बोल दो, किसी से बोल के उसको ख़त्म करो और चंद्रमा की रेमेडीज करो। आपके ब्रॉडकास्ट के थ्रू सावन शुरू हो रहा है, राइट मैम। और सावन शुरू होते ही अगर आप शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं दूध से, जल से, मीठे जल से, तो आपका चंद्रमा वैसे भी शुभ परिणाम देता है और पूरा साल शुभ परिणाम देता है। अगले साल फिर सावन आएगा, फिर पूजा करिए, अच्छा शुभ फल मिलेगा। हाँ जी मैम। जैसे कि आपने अभी बात करी, 2 कुंडली देखी हमने, इसमें अकाल मृत्यु के काफ़ी योग थे, और मुझे लग रहा है कि इस अब तक जो हमने पॉडकास्ट में बात करी, कई लोगों ने अपनी कुंडली खोल के देख ली होगी। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या इस योग को हम टाल सकते हैं? बेसिकली मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या हम अकाल मृत्यु टाली जा सकती है? क्या अकाल मृत्यु की कोई रेमेडीज है या नहीं? राइट मैम। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 4 दशाएं होती हैं। ओके। महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा। ये चारों आप 100% पे मानो, अगर चारों आपको मिल जाती हैं। इसमें से 3 मिलती है तो 75%, इसमें से 50 मतलब 2 मिलती हैं तो 50%, और इसमें से 1 मिलती है तो 25%। तो जब तक चारों चीज़ें आपको विरोध में ना मिले, किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। ओके। चाहे आकस्मिक मृत्यु का भय बनाओ, चाहे एक्सीडेंट योग बनाओ। आपने प्लेन क्रैश में भी देखा एक ऐसा जातक जो बच के आ गया। आपने कभी सोचा है, लोगों ने सोचा ये बच कैसे गया? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी केतु देव बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा, क्योंकि सडन जितनी भी चीज़ें हैं वो केतु से ही हो सकती है। वो अचानक बचे हैं, अचानक उनकी सीट टूटी, नीचे गिरे और वो अचानक बच गए। तो ये भी केतु है। जब केतु शुभ हो जाता है तो आपको अलाव बलाव से बचाता भी है सडन, और जब केतु अशुभ हो जाता है तो आपको अलाव बलाव में ले भी जाता है सडन। तो मैम केतु स्ट्रॉन्ग कैसे करें ताकि बच सके? केतु को स्ट्रॉन्ग करने से पहले आकस्मिक मृत्यु अगर आपकी कुंडली में बन रहा है, पहली बात तो अपने जन्म बर्थ चार्ट को साल में एक बार जरूर दिखवा लें। राइट। ठीक है। दूसरा, बच्चा होने के, क्योंकि अगर बालारिष्ट योग बन रहा है तो बच्चे को पैदा होने के 1 साल से खतरा शुरू हो जाता है, 40 साल तक ये खतरा रहता है। Okay. और जो बालारिष्ट योग में मैंने जो बहुत पाया, वो 32 साल, 42 साल ऐसे समय पे जरूर वो जातक गया है। और सिद्धार्थ शुक्ला जी के कुंडली में बालारिष्ट योग था। मुख्य ग्रह अष्टम में, चंद्रमा 12th में राहु केतु के साथ। ओके। तो इनकी कुंडली में बालारिष्ट योग बन रहा था। अगर गंडक योग भी बन जाए तो ऐसे लोगों की भी आकस्मिक मृत्यु का भय बनता है। तो पहले अपना बर्थ चार्ट दिखाएं। दूसरा, अगर आपको किसी ने कहा है कि आकस्मिक मृत्यु का भय है, बालारिष्ट योग है, या महादशाएं वैसी आ रही हैं, तो महामृत्युंजय का जाप आप जरूर करिए। ओके। महामृत्युंजय जो जाप है शिव जी का, ये शिव पुराण में बोला गया है शिव जी के द्वारा। बहुत से ग्रंथों में हमें मिलता है कि महामृत्युंजय का जाप आपके ऊपर आई हुई आकस्मिक किसी भी घटना को आपको बचा सकता है। किसी भी घटना को, चाहे वो मृत्यु तुल्य हो या वो मृत्यु हो। जैसे मृत्यु तुल्य कईयों पे कोर्ट केस हो जाते हैं, पुलिस रातों रात उठा के ले जाती है, वो भी मृत्यु तुल्य होता है। तो अगर आपके जीवन में बहुत बड़ी कोई परेशानी है तो आप महामृत्युंजय का 1.25 लाख जाप करवाइए, या तो पंडित जी के द्वारा या खुद भी कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, अच्छे से अपने आप को नियंत्रित रखते हुए, बहुत सी चीज़ों को मानते हुए आप उसको करिए। दूसरा, आप विशेष अपने लिए अपने मुख्य ग्रह को बहुत स्ट्रॉन्ग करिए। अपने मुख्य ग्रह के स्टोन पहन सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जैसे आपका शुक्र है, ओम शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, ऐसे मंत्रों का जाप कर सकते हैं। या शुक्र के इष्ट देवता शिव जी हैं, लक्ष्मी जी, उनका जाप कर सकते हैं। ऐसे उनको प्रसन्न कर सकते हैं। या फिर उनकी वस्तुएं खाकर, मुख्य ग्रह की वस्तुएं खाकर भी आप मुख्य ग्रह को स्ट्रॉन्ग करते हैं।
कई बार बच्चे धनिया नहीं खाते, हरी सब्जी नहीं खाते, बुध कमजोर हो जाता है। कई बार बच्चे दूध की चीजें नहीं खाते, मैं कहती हूँ आपका चंद्रमा कमजोर हो जाएगा। तो अपने बच्चों में हर चीज खाने की टेंडेंसी लाइए। हम दही नहीं खाते, आपका शुक्र कमजोर हो जाएगा, आपके पास पैसा आएगा ही नहीं, फिर आप क्या करोगे? आप एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हो तो शुक्र को स्ट्रॉन्ग करिए। तो जो आप खा रहे हो, जो आप पी रहे हो, उस पर ध्यान दो, जो आप पहन रहे हो उस पर ध्यान दो, आपके ग्रह अपने आप मजबूत हो जाएंगे। आप जिससे नहाते हो उससे भी ग्रह मजबूत होते हैं। राइट मैम, ये तो बात हुई इनकी। जैसे कि साल देखा जाए 2025 के अंदर मैम बहुत सारी इंसिडेंट्स हो रहे हैं जहाँ अकाल मृत्यु अचानक से, अब तक की हिस्ट्री में पहली बार प्लेन क्रैश हुआ है इतना बड़ा इस लेवल पे इंडिया का, आज तक नहीं हुए थे। तो मैम इस साल जो 2025 है बहुत लोगों को लेके चले जा रहा है, निगल दे रहा है, मैं तो ये वर्ड कहूँगा। तो हम किन राशि को और किन लगन को सतर्क रहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं 2025 के लिए जो भविष्यवाणी करना चाह रही हूँ आपके थ्रू ये बोलना चाहूँगी कि ये साल बहुत स्पेशल है। राइट। कई लोगों को लग रहा है कि वो जा रहे हैं, कई लोगों को लग रहा है कि बहुत सी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन बहुत सी अच्छी चीज़ें भी इस साल हो रही हैं। ठीक है, मंगल का साल है। और मैं फिर ये बोलना चाहूँगी कि हमारी न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 तक नंबर नहीं दिए गए थे, 1 से 8 तक दिए गए थे। जब 9 नंबर जोड़ा गया तो वो नई योजनाओं को, नई घटनाओं को, नई स्थितियों को दर्शाता है। यानी आप 9 के बाद सीधा 1 पे आ रहे हो, तो यहाँ से घटना घटित हो रही है। यहाँ पे 9 नंबर पे अंत हो रहा है और 1 से शुरुआत हो रही है, तो कुछ अंत और कुछ नई योजनाओं को दिखा रहा है। तो 9 नंबर अपने आप में बहुत स्पेशल हो जाता है। और मंगल ग्रह की अगर आप एज की बात करते हो तो उसकी एज ही यही बताई गई है, 27 से 42-45 तक, यंग एज। तो अब आप क्या देख रहे हो कि इसी एज के लोग जा रहे हैं। अगर फौज में भी अगर कुछ होता है, आज पाकिस्तान इंडिया की वॉर हो जाए या अन्य देशों की अगर वॉर जो देख रहे हैं लोग, वहां पे कैसे फौज के लोग जा रहे हैं? जो मिलिट्री यंग है, जो 27 से 42 इसी एज में रहते होंगे, ज्यादातर वही जाएंगे। अब आप देखिए प्लेन क्रैश में भी वही लोग गए, क्योंकि मंगल का साल है, इसलिए इस एज के लोगों की जाने की घटना सबसे ज्यादा बनती है। मैं राशि वाइज तो प्रेडिक्शन करने में थोड़ा वो होंगी, क्योंकि ऐसे किसी राशि को नहीं बोला जा सकता, क्योंकि आपकी कुंडली का योग क्या है वो आप ही की कुंडली बताएगी। लेकिन अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा डिस्टर्ब है, मंगल डिस्टर्ब है, शनि, राहु, केतु और बुध भी डिस्टर्ब हो जाता है, और नीच के भी हैं, अगर ये नीच के हैं, किसी भी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाए, तो आपके जो मृत्युतुल कष्ट के योग आपके बन जाते हैं। आपने बताया चंद्रमा, बताया चंद्रमा, बुध, क्योंकि बुध भी बुद्धि है। चंद्रमा अगर मन है तो बुद्धि है। ठीक है। और राहु, शनि, सूर्य और मंगल, ये चारों का कोई रिफ्लेक्शन इन पे ना आ रहा। ओके। तो आपको बचना चाहिए। दूसरा, हमने देखा कि इस समय स्पेशली मंगल राहु की दृष्टि से है, संबंध बनाए हैं, दोनों का 180 डिग्री से संबंध है। केतु के साथ बैठे हुए हैं, शनि के साथ षडाष्टक योग भी है। ठीक है, तो ये जो समय चल रहा है ये बहुत विपरीत समय है। तो ये सब घटनाएं ऐसे बनती हैं, तो लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए इस समय, क्योंकि जो ग्रहों की स्थितियां वो ही थोड़ी डिस्टर्ब बनी हुई है। राइट मैम, जैसे कि हमने पहले देखा है कि चलो एक फ्लू आया, बहुत लोग मर रहे हैं, अफ्रीका में कई कंट्रीज में ऐसा सीन हुआ है। पर इस साल पहले महाकुंभ आया, अचानक से रात को लोग सो रहे थे, लोग चढ़ गए, मर गए लोग। उसके बाद अनएक्सपेक्टेड चीज़, फिर उसके बाद मैंने पहलगाम अटैक देखा, जिसमें पहली बार देखा गया कि ना टूरिस्ट को मार दिया गया। नॉर्मल जो वॉर हुई है या फिर जो झगड़े हुए हैं वो आर्मी के अगेंस्ट या मिलिट्री के अगेंस्ट करे हैं लोगों ने, जो भी करते हैं। और उसके बाद ये प्लेन क्रैश हुआ, इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो गई, जो बहुत टाइम से कोल्ड वॉर चली जा रही है। देखा है तो मैम 26 साल बाद हुई है, 1999 में हुई थी कारगिल वॉर, अब उसके बाद अचानक से वॉर हो गई ये चीज़। मैम आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे आने वाले 6 महीने अभी बचे हैं? 6 महीने तो हमने देख लिए, इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं जो पिछले 20 साल में नहीं देखी। 6 महीने में क्या होने वाला है? देखिए, पहले तो जो अभी जो स्थितियां बनी हुई हैं मंगल केतु के साथ है, 28 जुलाई तक है। इसके बाद ये कन्या राशि में जाएंगे, और कन्या राशि में मंगल का गोचर कोई शुभ नहीं माना जाता। तो लोगों की जो प्रेडिक्शन है वो 28 जुलाई तक है। लेकिन मैं आगे भी जाना चाहूंगी, क्योंकि सितंबर में 2 बड़े बड़े ग्रहण आ रहे हैं। चंद्र और सूर्य ग्रहण सितंबर में पड़ने वाले हैं। तो पहली बात तो 28 जुलाई से पहले स्पेशली यही 10-15 दिन के अंदर बहुत बड़ा भूकंप या बहुत बड़ी सुनामी आने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि जल एलिमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिवेट दिख रहा है। आद्रा नक्षत्र में सूर्य भी है, गुरु भी है, और साथ ही साथ जब आद्रा नक्षत्र में सूर्य ने प्रवेश किया तो लग्न भी आद्रा नक्षत्र की थी, इसलिए जल तत्व बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुआ है। तो समुद्रिक सुनामी या समुद्र में ही भूकंप आ जाए या पृथ्वी पे भूकंप आए, जैसे दिल्ली NCR है, क्योंकि भूकंप कहाँ दिख रहा है? जितना भी नॉर्थर्न एरिया है
उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, यहाँ पे भूकंप आने के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं, स्पेशली लद्दाख, क्योंकि अगर हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, लद्दाख देखूँ तो यहाँ पे भूकंप आएगा। और जो कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर है, जो पाकिस्तान से भी जुड़ा हुआ है, वहाँ पे भी भूकंप आने के चांसेस बने हुए हैं। तो आप कह रहे हैं कि जैसे कि आज 5 जुलाई है, अभी कितने दिन बचे हैं मैम? 28 जुलाई तक 23 रिस्क है, days लेकिन अभी जो पूर्णमासी आएगी 9 जुलाई को, 9 जुलाई, क्योंकि आप जानते हैं कि सुनामी आना या बहुत बड़े बड़े जो इवेंट होते हैं वो पूर्णमासी पे सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि चंद्रमा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है पूर्णमासी पे, पागल खाने में पागलों का वो ज़्यादा होना और इमोशनली बहुत ज़्यादा लोगों का ब्रेक डाउन होना, ये सब पूर्णमासी अमावस्या के करीब होता है। तो मुझे लग रहा है कि 9 जुलाई के आसपास कुछ बड़ा इवेंट होना चाहिए। और 13 को शनि ग्रह भी रेट्रोग्रेड हो रहे हैं और गुरु अभी अस्त चल रहे थे, वो भी मार्गी होने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है ये जो अभी 10-15 दिन है ये बहुत ज़्यादा प्रभावित रह सकते हैं। और अगर मैं समुद्रिक क्षेत्रों की बात करूं, महाराष्ट्र है, अरुणाचल, ये आपका नीचे केरल साइड जितना भी समुद्रिक है, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे भी समुद्र का पानी शहरों में घुसेगा क्योंकि जल तत्व एक्टिव है। क्योंकि यहाँ पे भूकंप के चांसेस तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जल तत्व घुस सकता है। जल तत्व एक्टिव है मैम, बहुत ज़्यादा एक्टिव। ठीक है। और मैम जैसे कि इस बार देखा हमने कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, और अभी भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि पाकिस्तान कहीं ना कुछ परेशानी क्रिएट करता ही है। तो आप क्या कहते हैं कि दोबारा होगा इस साल? हाँ, क्योंकि मैंने इस साल तो नहीं होगा, इस साल नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि इस साल दोबारा होगा। हाँ, छोटी मोटी चीज़ें तो पाकिस्तान अभी करेगा, क्योंकि आतंकवादी घटनाएं अभी बढ़ेंगी सूर्य ग्रहण के आसपास भी, और अभी जब तक 28 जुलाई नहीं हो जाती। लेकिन बहुत बड़ी वॉर होने के संदेश नहीं मिल रहा है। वॉर मुझे लग रहा है कि 26 में जब स्थितियां गड़बड़ होंगी तब, क्योंकि अभी मंगल भी, भारत की कुंडली में मंगल एक्टिवेट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो यहाँ पे चीज़ें होंगी, हमारी तरफ से बहुत एग्रेसिव रिएक्शन भी होंगे, लेकिन वॉर नहीं होगी। वॉर अभी 2026 की प्रेडिक्शन में हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी वॉर के चांसेस नहीं है, लेकिन एग्रेशन के साथ ही इंडिया जवाब देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैम बात हुई 28, आपने कहा 20 जुलाई, और उसके बाद में हम 6 महीने और पड़े हुए हैं, तो सितंबर भी मैं, हाँ सितंबर भी मैं स्पेशली बोल रही हूँ कि सितंबर में भी बहुत बड़े बड़े इवेंट होने के चांसेस बन रहे हैं। कोई बड़ा राजनेता पद छोड़ दे या राजनीति से चला जाए, या उसकी एज ख़त्म हो जाए, किसी भी तरह से छोड़ सकता है, या कोई राजनीति से रिलेटेड या भारत देश से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए। स्पेशली सरकारें हिल सकती है इस समय, हो सकता है किसी राज्य की सरकार हिल जाए, क्योंकि अभी यहाँ पे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी हम देखेंगे। राइट। और ये साल ही भूकंपों का है, और पूरा साल ही हम भूकंप जैसी छोटी मोटी भूकंप आ जाना, छोटे मोटे एक्सीडेंट, जैसे कि हमने देखा ट्रेन की दुर्घटनाएं भी हमने देखी, बॉम्बे में 2 ट्रेनें वो हो गई है ना, दिल्ली में भी आपने देखा स्टेशन पे कुछ लोग मरे गए, ट्रेन पे चढ़ते चढ़ते भीड़ हड़कंप मच गया। तो ये सब अभी घटनाएं होंगी अभी। और मुझे लग रहा है कि ट्रेन की दुर्घटना या कोई दुर्घटना जो व्हीकल से संबंधित है, चाहे वो प्लेन है चाहे वो ट्रेन है, वो अभी बड़ी होनी और बाकी है, आप कहना चाह रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे। शेफाली जरीवाला, सिद्धार्थ शुक्ला, सोनाली फोगाट, प्रतिशा बनर्जी, और एक कन्नड़ बिग बॉस में थी रम्या मैम समथिंग करके थी जी, जो एक ही टैलेंट शो कहेंगे, एक ही रियलिटी शो में गए, और सबकी किसी ना किसी तरीके से अकाल मृत्यु हुई उनकी। राइट मैम, सुसाइड भी कहूँगा कि अकाल मृत्यु, अचानक से सुसाइड कर लिया, ऐसा मन किया, चीज़ें बनी। और कुछ कंटेस्टेंट ऐसे रहे जो जिनकी अकाल मृत्यु नहीं हुई, पर उनको ना बहुत सीवियर डिजीज़ हो गई। जिससे हम बात करेंगे हिना खान की, कैंसर हुआ उनको। बात करेंगे सना मकबूल की, उनको प्रॉब्लम हो गई। और एक पुरानी एक्ट्रेस और थी, 3-4 देखे जो बिग बॉस के अंदर। तो मैम ऐसा भी होता है कि किसी जगह, पर्टिकुलर जगह पे, या किसी का नाम जुड़ जाने से भी अकाल मृत्यु की ऐसी कुछ चीज़ें बन जाती। क्योंकि मैम आपने पहले पॉडकास्ट में स्टार्टिंग में कहा आपने कि योग नहीं तो वो हॉस्पिटल जरूर पहुंचती। ये लोग मरे नहीं, पर हॉस्पिटल जरूर पहुंचे। बहुत ही बड़ी डिजीज़ के, बहुत यंग लोग हैं ये लोग। कैंसर मुझे लगता है कि हाँ 60-70s में तो लोग मान लेते हैं आम है, वो भी जब बहुत कर रहा है। और 30s अर्ली या फिर 40s के अंदर ऐसे चले जाना, या फिर इस तरीके होना। कैंसर और हार्ट अटैक दोनों ही आम नहीं है बेसिकली किसी भी एज में, क्योंकि अगर आपकी दिनचर्या ठीक नहीं है तो ये दोनों चीज़ें होनी स्वाभाविक है। अदरवाइज ये दोनों चीज़ें आम तो नहीं है। अब अगर बिग बॉस शो की जैसे कि आप बात करना चाह रहे हैं, और आजकल इस पर बहुत सारे ह्यूमर फैल भी रहे हैं बिग बॉस शो को लेकर के। पहली बात तो मैं ये कहूँगी, ये बिल्कुल मिथ्य है कि बिग बॉस शो इस कोई तरह से भूत प्रेत है या कुछ ऐसा उसके साथ जुड़ा हुआ है।
पहली बात तो अगर आपकी अकाल मृत्यु हो रही है उसका एरिया के वास्तु से भी रिफ्लेक्शन होगा। ओके। मैं ये मानती हूँ कि अगर वास्तु घर का ठीक नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक घर के में अकाल मृत्यु हो चुकी थी, तो मैं उनका वास्तु कर रही थी। मुझे अकाल मृत्यु के बारे में नहीं पता था, तो मैं उनके घर का वास्तु कर रही थी। मैंने देखा पूर्व दिशा उन्होंने स्पेशली ईंटें लगा के उठाया हुआ था। तो मैंने बोला कि आपके घर में कोई अकाल मृत्यु हो गई है या होने वाली, क्योंकि मुझे तो उनको बताना पड़ेगा अगर होने वाली है कि आप बच जाओ, ये हटवाओ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे कुछ ही दिन पहले, कुछ साल पहले हमारे घर में जवान लड़की चली गई थी, उसने सुसाइड किया था। तो मैंने बोला आपको पता है कि आपके घर में वो जवान लड़की अकाल मृत्यु क्यों हुई? क्योंकि अगर पूर्व दिशा उठी होगी तो अकाल मृत्यु का भय वास्तु दोष भी बना सकता है। अगर आप दक्षिण दिशा में कोई गड्ढा कर दो, पूर्व दिशा को उठा दो, तो अकाल मृत्यु का दोष घर भी बना देगा। स्थान परिवर्तन करने से, क्योंकि आपको नहीं पता आप जिस घर में जा रहे हैं वहाँ पे कौन सी क्या वास्तु चेंजेस हुए हैं, क्या वहाँ पे चीज़ें हैं, क्या नहीं है वहाँ पे, उससे भी बन जाता है। मैं वही पूछना चाह रहा था कि मैम लोग घर शिफ्ट करते हैं, नया घर लेते हैं, तो इसमें भी चीज़ें आ जाती हैं? बिल्कुल आती हैं। तो अपना वास्तु घर का ज़रूर चेक कराइए, क्योंकि आपको दिशा वाइज नहीं पता कि क्या उठा है क्या बैठा हुआ है, ठीक है, और कौन से कॉर्नर कितने क्रियाशील है। अगर कोई भी कॉर्नर क्रियाशील नहीं होगा तो उससे जुड़ी बीमारियां या उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स आपको देगा, जैसे बिजनेस का ना चलना या मैरिड लाइफ खराब हो जाना या बच्चे ना होना, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम देगा। बच्चे पढ़ नहीं रहे, ये भी आपके घर का वास्तु दोष बता सकता है कि बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे आजकल के। तो पहली बात तो घर का वास्तु ज़रूर चेक करवाना चाहिए, तो आपकी आकस्मिक मृत्यु से आप बच सकते हो। दूसरा, बिग बॉस में हमने एक चीज़ देखी कि वहाँ पे मिरर बहुत है। और मिरर को मैं निगेटिव ऊर्जाओं को आने का रास्ता मानती हूँ। एक तरह के पोर्टल होते हैं। हाँ, एक तरह से पोर्टल होते हैं। और मिरर्स के साथ जो गेम वो खेल रहे हैं, क्योंकि कैमरे लगे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि मिरर का भी कहीं ना कहीं कोई काम रह सकता है, क्योंकि मिरर कहाँ से आ रहा है आपको नहीं पता, कहाँ से बन के आया है, कहाँ से खरीदा गया आपको नहीं पता। और मिरर अगर कहीं गलत जगह से आ रहा है, उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर बिग बॉस शो को वो दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस शो को हम वो दे सकते, क्योंकि ये गलत है, ये मिथ्य है, लोगों में ह्यूमर फैल रहा है, क्योंकि बिग बॉस शो का वो नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि वास्तु हो सकता है, वास्तु एक कारण हो सकता है, मिरर एक कारण हो सकता है, क्योंकि मिरर पर मैं बहुत काम कर चुकी हूँ, और मिरर बिल्कुल पोर्टल है, अच्छी चीज़ों का भी और बुरी चीज़ों का भी। और पाताल लोक से आने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्ति है, उसका तो बेसिक दरवाज़ा ही मिरर है, जो हमने कहते बहुत हैं कि बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए, या किसी का मिरर मैं तो कहती हूँ आपको किसी का मिरर देखना भी नहीं चाहिए। आजकल लड़कियां देखिए कॉम्पैक्ट में मिरर है तो देख रही हैं, उसी की सहेली ने भी देख लिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी ऑरा रहती है मिरर में, और वो कई टाइम तक रहती है। ऐसा नहीं कि हमने वो कॉम्पैक्ट बंद किया और वहाँ से हमारी ऑरा खत्म हो गई, वो कुछ मिनट्स तक रहेगी। उसी कुछ मिनट्स में उस दूसरे व्यक्ति ने देखा, उसकी नकारात्मक ऊर्जा भी तो उस ऑरा शीशे में आई ना। तो शीशा बहुत बड़ी चीज़ है जिसको छोटा मोटा माना जाता है। तो बहुत से कारण रह सकते हैं, लेकिन मैं बिग बॉस के ऊपर कोई वो नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि वो एक शो है। वो कोई हॉरर नहीं हो सकता, या कोई एक श्रापित नहीं हो सकता कि उसके थ्रू ये सब हो रहा है, क्योंकि बहुत से अभी ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जो जी रहे हैं। क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला जी के जाने के बाद शहनाज जी है ना, उन्होंने भी तो कमबैक किया, अपनी लाइफ को जिया, लोगों को एक मोटिवेशन दिया कि लोगों को कैसे जीना चाहिए जब कोई उनका खुद का चला जाता है। तो वो बहुत बड़ा एक मोराल है लोगों का, शहनाज जी, जिनको देख के हमें पता चलता है कि हाँ, एक दुख के बाद जीवन ऐसे भी जिया जा सकता है। एक राधा जी की जो पीड़ा है ना, वो शायद शहनाज जी समझ सकती होंगी कि कान्हा जी उनसे दूर हुए तो उनको क्या पीड़ा हुई होगी, वियोग की पीड़ा। मैम, ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए पूछा, मैं बहुत छोटा था, एक शायद आपको याद होगा, एक शो आता था, कैट्स करके शो आया करता था। अच्छा। कैट्स करके शो आता था, बेसिकली डिटेक्टिव शो होता था। उसमें ना लाइक प्राइवेट डिटेक्टिव टाइप का शो था, बहुत छोटा था मैं उस वक्त, बहुत याद है। उसमें 3 एक्ट्रेस थी और 2 एक्ट्रेस ने सुसाइड कर लिया था उस शो की। तो इस टाइम ये बात निकली थी कि हो सकता है कुछ ऐसा शो में ये है। बेसिकली आपने कहा रूमर्स है मैम। देखिए, जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, ये बहुत ज़्यादा वैसी इंडस्ट्री है जो बिलीव नहीं कर सकते, जो मेंटल हरासमेंट से गुजर रही है। देखिए, मुझे काम मिला, आपको नहीं मिला, आपको मिला, मुझे नहीं मिला, वो आगे क्यों बढ़ रहा है, उसकी वो क्यों फैल रही है। तो और यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, हर लड़की इसमें जाना चाहती है, हर लड़का इसमें जाना चाहता है, तो कंपटीशन है ही बहुत। बिल्कुल। और आप देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए आपका शुक्र और चंद्रमा, क्योंकि कला योग कैसे बनता है, शुक्र और चंद्रमा के योग से बनता है कला योग।
आपका वहाँ जाना ही, या तो शुक्र चंद्रमा एक साथ होंगे या बुध और शुक्र एक साथ होंगे, तभी आप फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हो। आपका शुक्र एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में गए हो तो डिप्रेशन एंजाइटी बहुतों में देखा आपने, सुशांत राजपूत जी की बर्थ चार्ट में भी अगर हम देखें तो एंजाइटी डिप्रेशन उनके पास भी बहुत है। बहुत से ऐसे एक्ट्रेस हैं या एक्टर्स हैं जिनका मैं नाम भी नहीं ले सकती हूँ क्योंकि वो मेरे से भी जुड़े हुए हैं। राइट। उनके कुंडली में भी डिप्रेशन एंजाइटी योग है और वो लोग लेते भी बहुत है, बहुत टेंशन लेते हैं छोटी छोटी बातों का, कि आज मेरी उनसे मीटिंग हुई और उन्होंने मना कर दिया, या अभी मुझे अच्छे से रिप्लाई नहीं दिया, क्या होगा आगे। तो बहुत से ऐसे एक्ट्रेस हैं। अच्छा मैम, लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे, काफ़ी टाइम ले लिया आपका। मैम अभी आप बात कर रहे थे कि शीशा कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है, जो हम सामान खरीद रहे हैं बेसिकली, क्या ये भी होता है कि मैम कोई सामान खरीद के लेकर आए किसी शॉप से या किसी जगह से लेकर आए? तो मैम बेसिकली आपसे पूछना चाहूँगा कि हम अपने घर का ऑरा कैसे अच्छा कर सकें, कि हम कोई भी लाइक कुछ भी लोग आते हैं, एंट्री करते हैं हमारे घर में, और क्या थॉट्स लेकर आ रहे हैं या कुछ भी वो कहते हैं। कई लोगों ने देखा कि कहते हैं नज़र लग गई, घर में आया चोट लग गई, इस तरीके से। कि जी पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगी, पहले की स्त्रियाँ ना श्रृंगार का सामान लेने जाती थी ना, तो वो भी वो मुहूर्त पूछती थी घर की बड़ी स्त्री से, या कोई होता था जो उनके घर में पंचांग देख पाए, या पंडित जी से। साड़ी भी अगर लेना चाहती थी ना तो पूछ के जाती थी। आज हम लोग किसी भी समय शॉपिंग कर लेते हैं। और वैधव्य योग शॉपिंग करने, आपको अगर ज्योतिष के उसमें पढ़ाऊँ तो वैधव्य योग में ये लिखा गया है कि आप जब अपने श्रृंगार का सामान ले रहे हो, सिंदूर ले रहे हो, बिंदी ले रहे हो, पायल ले रहे हो, जो सुहाग से जुड़ी है, वो अगर गलत समय ले लेते हो ना तो भी आपके वैधव्य योग की वो खुल जाती है। लोग फर्नीचर बनाने से पहले भी उस लकड़ी को देखा करते थे वो कहाँ से आ रही है, राइट। वो कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, उसके साथ नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं जुड़ी हुई। आपको पता है लकड़ी के भी डॉक्टर हुआ करते थे, उसी प्रकार शीशे के भी डॉक्टर हुआ करते थे कि ये कहाँ से आई है, इसकी ऊर्जा कैसी है। पहले ऊर्जा को चेक करके कोई फर्नीचर या कोई भी चीज़ तैयार की जाती थी। अब तो कहीं से भी लिया, कुछ भी तैयार किया और कुछ भी DIY कर लिया, कुछ भी कर लिया। तो ये गलत है। आप कुछ भी ले रहे हो, कहाँ से ला रहे हो, कौन सी दुकान से आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, इस चीज़ का निरीक्षण ज़रूर करें। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता मैम, क्योंकि आज तो ना ऑनलाइन शॉपिंग का सिस्टम शुरू हो गया। कोई बॉम्बे से आ रही जगह, कोई बंगाल से, नहीं पता। तो हम घर की हम ऑरा स्ट्रॉन्ग कैसे करें, या कोई भी चीज़ घर में आ रही हो, कोई इंसान आ रहा हो, कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, वो नेगेटिव इम्पैक्ट ना करे हमारे घर पे। देखिए घर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मैं लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, गंगा जल या हल्दी वाला जल। हल्दी वाला जल बेसिकली श्री हरि विष्णु तत्व को एक्टिवेट कर देता है, गुरु तत्व को एक्टिवेट करता है, और गुरु शुभता का प्रतीक है। और गंगा जल नवग्रहों के ऊपर माना गया है। कहते हैं नवग्रहों की परेशानी भी गंगा जल दूर कर सकता है, क्योंकि मृत्यु के समय भी हमें क्या मुंह में दिया जाता है, तुलसी वाला जल या गंगा जल। तो गंगा जल आप अपने घर में छिड़क सकते हो डेली, क्योंकि एक दिन छिड़कने से नहीं होगा कि मैं आज फर्नीचर लाई आज ही छिड़क दूँ तो इसमें से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। वो कई दिन लगाएगी, वो कितनी ताकतवर है, वो कितनी कमज़ोर है, उस पर डिपेंड करेगा वो कितने दिन लगाती है। तो गंगा जल डेली अपने घर में छिड़के। पहले देखिएगा गौमूत्र छिड़का जाता था, गोबर से लेपन किया जाता था, जिससे जो नकारात्मक शक्तियाँ होती थी वो चली जाती थी। सुबह शाम की धूनी की जाती थी, आरती की जाती थी। अब वो आरती नहीं की जाती है। तो आरती करते समय कपूर और लौंग ज़रूर डालें, अपने घर में धूनी ज़रूर दें, जिस पे हम गोबर के साथ गूगल, लुभान, तेज पत्ता, पीली सरसों, इलायची, लौंग, ये सब ज़रूर डाल के धूनी दें। पूरे घर में धूनी दीजिए, बच्चों पे धूनी दीजिए, मोर पंख से झाड़ा करिए अपने घर को। इससे आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाएंगी, तो जिससे आपका घर सेफ रहेगा। दूसरा, अपने मुख्य द्वार को बहुत सुरक्षित रखिए। जैसे हमारा फेस सुरक्षित रहना चाहिए, वैसे मुख्य द्वार को सुरक्षित रखने के लिए हल्दी वाला जल छिड़क सकते हैं, गंगा जल छिड़क सकते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं, पंचमुखी हनुमान जी का एक पिक्चर लगा सकते हैं। मूर्ति नहीं रखनी है। लोग लाके मूर्ति रख देते हैं कि वो हमारी रक्षा करेंगे। वो आपकी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी रक्षा करने के लिए नहीं बने हैं, वो हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। तो उनका एक पिक्चर या यंत्र लगाइए। यंत्र ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं उनकी मूर्तियों से, क्योंकि मूर्ति की आपको सम्मान देना पड़ेगा, आपको उनकी प्रतिष्ठा का पालन करना पड़ेगा। वो हनुमान जी की मूर्ति है। आजकल लोग कुछ भी लगा देते, तो वो मत करिए। गणेश जी को भी अपने मुख्य द्वार के सामने मत टांगिए, ये गलत है। वो कोई आपके द्वारपाल नहीं है, तो वहाँ पे आप यंत्र लगाइए, ठीक है। दूसरा, एक धागा लीजिए, काले रंग का धागा, उसको घर की चौखट से पैरों से नाप के ऊपर तक देख लीजिए, और उस काले धागे पे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए, या फिर
हनुमान जी का जो बजरंग बाण है उसका जाप करते हुए 7 नॉट लगाइए और उसको Okay. अपनी दरवाजे की कुंडी या लॉक पर बांध दीजिए, ओके उस काले धागे को। इसको आप हर दिवाली पे चेंज करो, दिवाली पे बांध के दिवाली पे चेंज करो, या नवरात्रों से नवरात्रों पे चेंज करो, आपका घर प्रोटेक्टिव बना रहेगा। चलिए, हम थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा रहा पॉडकास्ट और आपने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे मैम।